हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़े पिता को शहर में लाकर छोड़ दिया, दर दर की ठोकर खाने को। रात के करीब 10 बज रहे थे। कड़कड़ाती सर्दी में एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बनी हुई सीट पर बैठा था, जहां इस सर्दी में रजाई से उठने की हिम्मत नहीं होती। वहीं एक बूढ़ा इंसान बस एक छोटा सा शॉल ओढ़े हुए कपकपाता हुआ खुद को उस छोटे से शॉल से ढकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि शॉल इतनी छोटी थी कि यदि पैर ढको तो सिर उघड़ जाए और यदि सिर ढको तो पैर उघड़ जाते। पर वह व्यक्ति और करता भी क्या? उस शॉल से खुद को ढकने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। दरअसल यह सोमेश बाबू थे, जो कि आज ही अपने बेटे के साथ शहर आए थे। उनका एक ही बेटा था, जिसे बहुत जतन करके पढ़ाया लिखाया, दिन रात मेहनत मजदूरी करके इस काबिल बनाया कि आज उनका बेटा एक नामी कंपनी में नौकरी करता था। और जब से उसकी नौकरी लगी, उसने गांव में आना जाना बिल्कुल कम कर दिया था। वह भी अपने पिता की लाखों मिन्नतों के बाद। वह साल 2 साल में एक आध बार गांव चला आता था। उसमें भी आज तक उसने अपने पिता को 1 रुपया देने की भी जहमत नहीं उठाई। अभी 4 दिन पहले ही विमला जी, सोमेश बाबू की पत्नी का देहांत हुआ था, जिसके चलते मजबूरी में उसे वहां आना पड़ा था। सोमेश बाबू एक बहुत ही सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि विमला जी काफी तेज तर्रार थीं। विमला जी की इसीलिए अपने बेटे से कम ही बनती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता, वह अपने बेटे पर तानों की बौछार कर दिया करती थीं। इसलिए उनका बेटा विनोद उनसे कुछ खिंचा हुआ सा रहता था, और विमला जी भी उसे एहसास दिलाती रहती थी कि वह निहायती मतलबी और धोखेबाज इंसान है। इसलिए वह उनके होते हुए कभी भी प्रॉपर्टी या जमीन की बात नहीं कर पाया। लेकिन अब विमला जी नहीं रही थीं, और इस बात का नाजायज फायदा विनोद ने उठाया। जो समय किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही नाजुक और दुख से भरा हुआ समय होता है, जब उसकी माँ उसे छोड़ ईश्वर के पास चली जाए, उस वक्त भी विनोद ने केवल अपना फायदा देखा। जब वह अपनी माँ की मौत पर अपने गांव पहुंचा, तो उनका अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद ही वह वापस आना चाहता था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल पर बात की और बात करके अपने पिता के पास आकर वह बोला, पापा, मम्मी की 13वीं तक तो मुझे यहाँ ही रहना होगा, क्योंकि आपका और माँ का मेरे सिवा आखिर है ही कौन। ऑफिस का काम तो बाद में देखा जाएगा, पर मैं इस हाल में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सोमेश बाबू अपने बेटे की बातों से संतुष्ट हुए। अपनी पत्नी के जाने से वह बेहद दुखी तो थे ही, लेकिन उनके बेटे की बातों से उन्हें बहुत सांत्वना मिली। वह उसकी तरफ देख रहे थे, आंखों में आंसू लिए, जैसे अब वह सोच रहे हों कि बरसों बाद ही सही, पर आज उन्हें उनका बेटा मिल गया। आज
अपने प्रति उसकी फिक्र देखकर वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। अब अगले ही दिन विमला जी की 13वीं का दिन था कि विनोद बोला, पापा, मैं सोच रहा था कि अब यहाँ गांव में कुछ नहीं रहा। माँ थी तब की बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। आप अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? आपका अकेले तो यहाँ मन भी नहीं लगेगा। सोमेश बाबू ने कहा, बेटा, बात तो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कम से कम तुम्हारी माँ की यादों के सहारे तो रह सकता हूँ, और जाऊँगा भी कहाँ। तभी विनोद उनका हाथ पकड़ता हुआ बोला, पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका कोई नहीं है और आप कहाँ जाएंगे? मैं हूँ तो सही, आपका बेटा। आप मेरे साथ चलेंगे, अपने बेटे के साथ उसके घर। यह सब सुनकर सोमेश बाबू की आंखें नम हो गईं। विनोद ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि घर बेच दें, फिर शहर में ज़मीन लेकर वहीं अपना घर बनाएंगे और खुश रहेंगे। लेकिन सोमेश बाबू ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। तो विनोद ने मन ही मन एक नया प्लान बनाया। वह सोमेश बाबू से बोला, पापा, हम घर बेच नहीं सकते, तो हम घर पर इन कागज़ों पर लोन लेकर अपना कुछ काम तो शुरू कर सकते हैं ना, जिससे मैं आपके पास ही रहूँगा और 4 पैसे भी आते रहेंगे। किसी की तीमारदारी भी मुझे नहीं करनी होगी, और फिर धीरे धीरे मैं सारा लोन पटा दूंगा। सोमेश बाबू ने भी उस पर भरोसा करके कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। अगले दिन 13वीं के बाद विनोद सोमेश बाबू को साथ लेकर जाने लगा। उसने कहा, पापा, आप अपना सामान पैक कर लेना, हम शाम को ही यहाँ से निकलेंगे। सोमेश बाबू अपना सामान पैक करके अपने बेटे के साथ चल पड़े। खुशी खुशी वह पड़ोसियों से विदा ली और बेटे के साथ शहर के लिए जाने लगे। उनके एक पड़ोसी मित्र ने कहा, मित्र, बेटे के साथ जा रहे हो? अब तो खुश हो, हमसे मिलने भी आते रहना। सोमेश बाबू बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र, बेटे की छुट्टी हुआ करेगी तो उसे साथ लेकर आ जाया करूँगा। वह अपने गांव से बाहर निकल आए थे। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद उन दोनों ने दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया। बहुत दूर तक विनोद अपने पिता को लेकर पैदल पैदल चलता रहा। जब सोमेश जी बहुत थक गए तो वह बोले, बेटा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब चला नहीं जा रहा। उन्हें क्या पता था कि ये सब उनके बेटे की ही चाल थी। वह बोला, ठीक है पापा, आप यहीं बैठिए, मैं ऑटो ढूंढ कर आता हूँ। शाम के 6 बजे ऑटो ढूंढने गया था, लेकिन अब 10 बज रहे थे और वह अभी तक वापस नहीं आया था। सोमेश बाबू 4 घंटे में 40 बार सड़क पर देख चुके थे, या यूं कहें कि उनकी आंखें सड़क पर ही टिकी हुई थीं, इस उम्मीद में कि शायद
उनका बेटा उन्हें लेने आ ही रहा होगा। देखते देखते रात के 12 बज चुके थे। गहरी काली रात के अंधेरे के साथ साथ ठंड भी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जाने कैसे सोमेश बाबू खुद को संभाले हुए थे। वह उस कड़कड़ाती ठंड में बस इस आस में बैठे रहे कि शायद उनका बेटा किसी भी क्षण आता होगा, पर वह कांपते हुए सिकुड़े हुए से वहीं सीट पर बैठे थे। सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क पर वाहन आना जाना बंद कर चुके थे। कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही वहां से निकल रही थी। समय का तो सोमेश बाबू को नहीं पता था, लेकिन गहराती हुई काली रात को देखकर लग रहा था कि इस समय यहीं कोई 1 या 2 बज रहे होंगे कि तभी सोमेश बाबू के सामने सड़क से एक काले रंग की गाड़ी गुजरी। वह गाड़ी वापस सोमेश बाबू की तरफ लौटी। गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देख सोमेश बाबू थोड़े घबरा गए। जैसे ही गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उस गाड़ी में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। देखने में वह अच्छा खासा किसी अमीर घर का दिख रहा था। फिर वह चलकर सोमेश बाबू की गाड़ी के पास आया और उन्हें ठंड में ठिठुरता देख बोला, अंकल जी, इतनी रात गए, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपके साथ यहाँ कोई नहीं है? सोमेश बाबू ठंड के मारे थर-थर कांप रहे थे और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। वह कांपते होठों से बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह असमर्थ थे। उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। वह लड़का राजीव बोला, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? राजीव ने जैसे ही सोमेश बाबू को पकड़कर हिलाया, वैसे ही सोमेश बाबू धम से गिर गए। वहीं सड़क पर बेहोश हो गए, क्योंकि वह पूरी रात ठिठुरते हुए ऐसी सर्दी में, जब लोगों को रूम के अंदर बैठकर रूम हीटर चलाकर भी सर्दी का एहसास हो रहा हो, ऐसे में एक वृद्ध व्यक्ति खुली सड़क पर रात भर पूरी रात बैठा रहे तो निश्चित ही यह तो होना ही था। जैसे ही सोमेश बाबू बेहोश हुए, तुरंत ही राजीव ने उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाकर उन्हें अपने साथ ले गया। जब सोमेश बाबू को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत ही आलीशान से कमरे में लेटे हुए हैं और सामने वह लड़का खड़ा था जिसे उन्होंने बेहोश होने से कुछ देर पहले ही देखा था। राजीव भी तेज कदमों से चलता हुआ उनके पास आया और बोला, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से कुछ आराम हुआ या नहीं? सोमेश बाबू बैठते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे? राजीव ने पास में बैठते हुए कहा, अंकल जी, आप सड़क पर बेहोश हो गए थे। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आया। लेकिन आप वहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? क्योंकि सोमेश बाबू को देखकर यह पता चलता था कि वह किसी अच्छी शख्सियत के व्यक्ति हैं।
इसलिए राजीव उन्हें देखने के लिए रुका था। गाड़ी में जब वह रात को अपने घर आ रहा था, तब उसकी नज़र सोमेश जी पर पड़ी थी। कपड़ों पर प्रेस, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति इस प्रकार से सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखा, जिसके चलते उसे थोड़ा अजीब लगा। इसलिए उसने गाड़ी रोककर उस व्यक्ति को देखना चाहा था। राजीव ने अपना सवाल दोहराया, अंकल जी, आपने बताया नहीं कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस शहर में मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं, यदि आप मुझे सच बताएं तो। सोमेश जी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे कि वह ठीक तो है, आखिर वह उन्हें लेने क्यों ना आ सका, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं। यह सब सोचते हुए उन्होंने राजीव को सब कुछ सच सच बता दिया और विनोद के बारे में पता करने को कहा। वे हाथ जोड़कर बोले, बेटा, तुम बस मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। राजीव उनके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अंकल जी, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे का पता लगा लूँगा। तब तक आप यहाँ आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। राजीव को अपने माता पिता की उम्र के लोगों से बहुत ही लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि वह बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था। इसलिए उसे माता पिता की क्या कीमत होती है, इस बात का एहसास उसे था। वह इसलिए अपने से बुजुर्गों की मदद करता था। उसके पिता उसके लिए अच्छी खासी जमीन जायदाद छोड़कर गए थे। राजीव के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी मौत के बाद राजीव हॉस्टल में ही बड़ा हुआ। जमीन जायदाद की देखभाल के लिए एक केयर टेकर रखा हुआ था और जब राजीव की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। वह वृद्ध आश्रमों में भी नियमित रूप से पैसे भिजवाता रहता था। बुजुर्गों को देखकर उसे लगता था कि आज अगर उसके पिता होते तो शायद वह भी और बच्चों की तरह जीवन जीता। पर हर किसी के नसीब में सब कुछ कहाँ होता है। किसी के पास माँ बाप नहीं है तो किसी को उनकी कदर नहीं है। राजीव ने नाम पूछा और यह पूछा कि आपका बेटा कहाँ रहता है अंकल? सोमेश जी ने बताया कि वह दिल्ली में ही रहता है। राजीव ने अगले ही दिन उन्हें लेकर उनके गांव पहुंचा तो देखा कि उस घर में कोई और रह रहा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह घर खरीदा था, कल ही शिफ्ट हुए हैं। यह सब देख राजीव समझ गया कि सोमेश जी के साथ उनके बेटे ने धोखा किया है। वह उन्हें साथ ले गया और उसने दिल्ली में ही विनोद नाम के लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। सोमेश बाबू अब राजीव के घर पर ही रह रहे थे, जिससे राजीव और सोमेश बाबू दोनों के जीवन की कमी पूरी होने लगी थी। राजीव सोमेश जी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता और सोमेश जी भी उसे बेटे की तरह ही प्यार करते थे। उसे वक्त से खाने पीने की हिदायत देते
और अब तो वह उस पर अधिकार जताने लगे। एक दिन राजीव सुबह से काम में लगा हुआ था। काम जरूरी था, इसलिए उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सोमेश जी ने उससे कई बार कहा, लेकिन वह बार बार कह देता कि बस अभी खाता हूँ, आप खा लीजिए, मैं अभी आया। घंटे भर डाइनिंग टेबल पर इंतजार करने के बाद उन्हें लगा कि शायद वह ज्यादा ही बिजी है, इसलिए वह खाने की प्लेट लेकर उसके कमरे में गए। राजीव एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप में था कि तभी किसी ने कहा, खाना खा लो। वह बोला, वहीं रख दो, खा लूंगा। दोबारा बोलने के लिए जैसे ही उसका मुंह खुला, सोमेश जी ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया और बोले, बेटा बहुत बिजी हो, तुम अपना काम करो, तुम्हें खाना मैं खिला देता हूँ। वह एक एक टुकड़ा तोड़कर राजीव को खिलाने लगे। काम करते हुए राजीव की आंखें नम हो गईं। वह काम छोड़कर सोमेश जी से लिपट गया और बोला, काश आप हमेशा मेरे पास ऐसे ही रहो, ऐसे ही हमेशा मेरा ख्याल रखने वाला मेरा कोई अपना मेरे पास रहे। उसकी आंखों में आंसू देख सोमेश जी उसे चुप करते हुए बोले, बेटा चुप हो जाओ, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझे मिले। ऐसा बेटा तो नसीबों से मिलता है, और शायद मैं इतना नसीब वाला भी नहीं था, इसीलिए तो तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो। सोमेश जी की भी आंखें नम हो गईं। वह खुद को संभालते हुए बोले, बेटा परेशान क्यों होते हो, मैं यही तो हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं भला जाऊंगा कहाँ। वह उसे सांत्वना देकर चुप कराते हुए बोले। राजीव शांत हुआ और अलग होते हुए बोला, आपने खाना खाया? वह बोले, हाँ, तुम खा लो, मैं भी खा लूंगा। राजीव ने रामू काका से कहा कि वह सोमेश जी का खाना भी वहीं ले आए। फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। राजीव और सोमेश जी दोनों ही अपनी लाइफ में खुश थे कि तभी अचानक एक सुबह सोमेश जी सोकर उठे और नाश्ता करने बैठे। वे राजीव को आवाज लगा रहे थे, राजीव बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता लग चुका है। राजीव आते ही बोला, बाबा आज हम अकेले नाश्ता नहीं करेंगे, आज हमारे साथ कोई और भी नाश्ता करेगा। सोमेश जी ने इस बारे में पूछा तो राजीव ने बताया कि उसने पिछले महीने कंपनी के सभी वर्कर जो कि 5 साल से ज्यादा से उसके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, उसने उन्हें एक ऑफर दिया था। कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद वे कंपनी के कुछ शेयर्स के पार्टनर बन सकते थे, जिसके लिए 2 लोगों का चयन हुआ था। फिर एक व्यक्ति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया और पार्टनर बनने के लिए वह कंपनी में इन्वेस्ट करना तो जरूरी था, इसलिए फिर जिसने पैसे दे दिए थे वो उस कंपनी का 10% का पार्टनर बन गया था और आज वही नाश्ते के लिए घर आने वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजीव ने रामू काका से कहा, काका देखना जरा दरवाजे पर कौन है। रामू काका ने दरवाजा खोला और कहा, राजीव बेटा कोई आपसे मिलना चाहता है, आप ही से मिलने आया है। राजीव ने कहा, रामू काका
उन्हें अंदर ले आइए। वह अजनबी अंदर आकर खड़ा हुआ और राजीव से मिला। तभी राजीव ने उससे कहा, आओ विवेक, मैं तुम्हें आज किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही राजीव विवेक को लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, सोमेश बाबू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी सूनी सी आंखों से आंसू गिरने लगे और सोमेश जी को देखकर विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से घबरा गया। राजीव ने सोमेश बाबू को संभाला और वह बोला, क्या हुआ बाबा? क्या आप विवेक को पहले से जानते हैं? सोमेश बाबू की सिसकियां उन्हें कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं दे रही थीं। फिर राजीव ने विवेक से पूछा, वह तो पहले ही घबराया हुआ था। राजीव के जोर देने पर वह बोला, नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता। मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। अब सोमेश बाबू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपनी चेयर साइड करते हुए आगे बढ़े और विवेक के पास आए। उन्होंने उसके पास आकर कहा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से दोहराना। विवेक ने कहा, अंकल जी। इससे पहले वह कुछ और बोलता, सोमेश बाबू ने उसके गाल पर तड़ातड़ 3-4 तमाचे मार दिए और बोले, बेशरम, नालायक, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप को अंकल कहते हुए? क्योंकि विवेक कोई और नहीं बल्कि सोमेश बाबू का इकलौता बेटा विनोद ही था, जिसके ऑफिस में सब उसे विवेक के नाम से जानते थे। सोमेश बाबू आंसू भरी नजरों से राजीव की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, यही है मेरा वह नालायक, नकारा और निकम्मा बेटा, जिसने अपने बाप की हर चीज को बेच दिया। इसका बस चलता तो ये मुझे भी बेच देता। यही है वो बेगैरत इंसान जिसने मुझे इतनी काली ठंड से कांपती रात में अनजान शहर में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। यही है वो पापी जिसके कारण मैं दर दर की ठोकरें खाता। वह रोते हुए विनोद से बोले, नालायक, मुझे तो ये भी पता नहीं कि अगर उस दिन मुझे ये फरिश्ता नहीं मिलता तो मैं कहीं भीख मांगता, कचरा बीनता या सड़कों पर बस पागलों की तरह भटकता रहता। काश तेरे जैसा नालायक मेरा बेटा ना होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उनकी इस हालत को देख राजीव को बेहद गुस्सा आया। उसने तुरंत ही विनोद का कॉलर पकड़ लिया और बोला, कमीने, तो तू है वो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। आखिर आज तू मुझे मिल ही गया। तुझे शर्म नहीं आई? जिस बाप ने जीवन भर तेरा बोझा ढोया, आज तूने उन्हीं को दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया। तेरे जैसी औलाद से अच्छा तो इंसान बेऔलाद रहे, वो अच्छा है। तेरे जैसे कमीने को तो जीने का भी अधिकार नहीं है। काश इस वक्त कानून ने मेरे हाथ न बांधे होते तो मैं तुझे आज जिंदा गाड़ देता। तब तक रामू काका पुलिस को फोन कर चुके थे और पुलिस भी वक्त पर पहुंच गई। धोखाधड़ी के केस में विनोद को जेल हुई और सोमेश जी राजीव के साथ रहने लगे। एक अनाथ बेटे को पिता का प्यार मिल गया और एक बूढ़े पिता को बेटे का साथ मिल गया। कुछ समय बाद सोमेश जी ने राजीव की शादी एक अच्छी लड़की से करा दी
और पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।